आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चलेगा चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर शुरू कर दें। चलते हैं, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुजफ्फर भाई और आलोक सर के कोई कन्वर्सेशन और ये लाइव है, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये डिफरेंस बताएंगे मुजफ्फर भाई। आई थिंक कुछ इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे अपना आलोक साहब से। देखते हैं पहले वीडियो। इंडियाज एसेंट टू सुपर पावर स्टेटस, ये किस तरह हो रहा है? अनविलिंग फैक्ट्स है सारे। देखते हैं पहले वीडियो, कौन से फैक्ट्स सामने आते हैं, किस तरह बात करते हैं लोग साहब। वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी है तो खैर देखते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक समझे मेरे लिए तो एक स्पेशल डे है, क्योंकि जिस दिन भी आलोक सर का इंटरव्यू होता है मेरे लिए वो एक स्पेशल डे होता है। तो आज हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब आलोक सर जी। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने शो में। नमस्कार मुजफ्फर भाई, कि आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरी बातें आपके व्यूअर्स तक भी पहुंचेंगी और मेरे व्यूअर्स तक भी पहुंचेंगी। जी, मेरा बस चले तो मैं रोज आपको इनवाइट करूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जिस तरीके से आप एक बहुत अच्छा और एक भरपूर काम कर रहे हैं अवेयरनेस का, और भारतीयों को जो असलियत है कुछ वो दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, और जो भी वीडियोस होती है उसका सही तरीके से आप पोस्टमार्टम करते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर जी कि आप लोगों को जी। मेरा काम पसंद आता है। दर्शक भी इसलिए, एक्चुअली क्या है ना कि अब जमाना जो है वो इंफॉर्मेशन का है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का है। तो दर्शकों को जहां भी लगता है कि नहीं यार, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, लॉजिकल बातें हो रही हैं, तो वो दर्शक उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखते हैं, आपको पाकिस्तान का मसाइल का भी पता है, और आप एज ए एक इंडियन, जो इंडिया की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर भी आपकी एक गहरी नजर है। तो आज हम क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, हर जो पाकिस्तान के अंदर आज से जो कागजात नामजदगी भी वो जो उन्होंने जमा हो गए हैं, तो हमारे जो पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं, इंडियन जो है, आगे उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से भारत के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हुई, भारत को एक विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है, और ये सारी चीजों को हम अहाता करना चाहते हैं ताकि जो पाकिस्तानी को भी पता चले कि ये आगे किसको वोट दें, कौन सी ऐसी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर कि जो मुल्क के लिए सिंसियर है, और कौन से ऐसे फील्ड है जिनके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और कौन से ऐसे जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिसकी वजह से वो दुनिया का एक, मैं समझता हूँ कि सुपर पावर बन चुका है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये मैंने 5 जो पॉइंट है वो सॉर्ट आउट किए हैं, तो उनके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी जो है वो राय जानूंगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसकी कितनी अहमियत है, और भारत के अंदर इस चीज का कितना ध्यान रखा जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। देखिए, डेमोक्रेसी एक तरीका है शासन को चलाने का। इसके कई अलग अलग रूप हैं। पाकिस्तान में वो रूप जो है वो कठपुतली वाला है, हमारे यहाँ ज्यादा डेमोक्रेटिक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप डेमोक्रेसी में ही आप डेवलप हो सके। आप चाइना को देखिए, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहां पर डेमोक्रेसी, अगर हम कहें कि प्योर डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है। एक तरह से जिनपिंग कायम है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। उसके पास पैसा है, डेवलपमेंट है, उसने अपने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को उसने एक लेवल पर पहुंचा दिया है। उसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। अब अगर मैं थोड़ा मिडिल ईस्ट में आऊं, तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यूएई में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बट वहां भी डेवलपमेंट हो रही है। तो देखिए, डेवलपमेंट का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, रिलेशन है। सही। ये गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो वो देश डेवलप कर ही जाएगा। पाकिस्तान में भी कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान डेवलप नहीं हुआ। हमारे यहां डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन लोगों की वजह से हो रही है। लोगों की वजह से इसलिए मैंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो सऊदी हो, जब तक वहां के लोग, उनका माइंडसेट अपने देश के लिए नहीं बदलेगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अब यूएई और सऊदीया में डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वो डेवलप हो रहे हैं। तो वहां के जो लोग हैं, जो वहां के, अब देखिए क्या होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो जितने जितने जरूरी लोग हैं, उतनी ही जरूरी वहां की लीडरशिप है। तो दोनों के मिलने से आगे डेवलपमेंट का पाथ खुलता है।
तो लीडरशिप का विजन क्या है और लीडरशिप का विजन के बाद उसको वो कैसे काम कराता है, और साथ में क्योंकि काम करना है हमारे देश के लोगों को, सऊदी अरब के लोगों को, यूएई के लोगों को, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो रफ्तार बढ़ती है और देश डेवलप होता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान बनाया ही गया। जी 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 जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी से ज्यादा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए अपने लीडर्स के ऊपर, और जो लीडर्स हैं उनका अपना विजन होना चाहिए कि वो अपने मुल्क को किस दिशा में चलाना चाह रहे हैं। प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। हमारे देश की। हमारा आप इंडियन से पूछेंगे तो उसकी प्रायोरिटी होगी उसका देश, आप पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसकी प्रायोरिटी होगी उसका रिलीजन। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप सऊदीया में भी जाएंगे ना तो वो रिलीजन को प्रेफर नहीं करते हैं, वो कहेंगे कि सऊदीया ऊपर है, यूएई ऊपर है। आप कभी जाइए वहां पे लोगों से बात करिए, मैं वहां के कई लोगों से बात करता हूं जो वहां से लोग रह के आए हैं, वो बताते हैं कि उनके लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मजहब या धर्म मेरा इंडिविजुअल है और मैं तो उस पर कायम हूं ना, लेकिन काम किसके लिए करना है? काम हमें अपने देश को ऊपर करने के लिए करना है। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हमारा देश होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में इसको इतना ज्यादा रेडिकलाइज्ड कर दिया गया है कि पाकिस्तानियों के लिए उससे बड़ा कोई चीज ही नहीं है उससे बड़ी। नहीं, हमारे तो हर चीज में मजहब को रखा जाता है, कोई भी चीज हो तो उसमें मजहब। आपको पता है कि इमरान खान साहब जब स्पीच कर रहे थे तो स्पीच खत्म करने लगे थे तो पीछे से एक बंदा बोला, भाई आपने मजहब का टच नहीं अभी तक दिया, तो आपने सारी तकरीर कर दी, स्पीच कर दी, तो मजहब का तो टच डालो। तो ये हमारे तो हर चीज में मजहब जो है वो रिलीजन को बीच में जरूर डाला जाता है, कोई भी चीज हो। अच्छा सर, आगे अगला पॉइंट जो मैं जो देख रहा था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक कुछ इस तरह की चीज हमें नजर नहीं आई कि जो कोई इस तरह की एक चीज की गई हो कि जो एक माहौल बना के दिया गया हो जो हमारे इन्वेस्टर है उनके लिए, या पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसको जो गवर्नमेंट से किसी भी चीज की अप्रूवल लेनी हो तो उसमें महीनों लग जाते हैं। तो इंडिया के अंदर मुझे पता चला है कि जो मोदी जी ने अपनी जो दौरे हुकूमत के दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से हर बंदा जो इजीली जो है अपना बिजनेस कर सकता है, कोई भी चीज वो करना चाहे तो उसे कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुए हैं। जो ओरिजिनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो हुए पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 90s में। ये वो वक्त था जब भारत की इकोनॉमी बहुत खराब थी। ये वो वक्त था जब भारत को अपना सोने का रिजर्व गिरवी रखना पड़ा, बेचना पड़ा कुछ, ये वो वक्त था। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, उसके बाद तमाम सरकारें आई, लेकिन धीरे धीरे हमने अब वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। हमने बाजार को खोला, हम ग्लोबल हब में घुसे। हमने कहा कि नहीं जी, ग्लोबल दुनिया हो गई है तो हम इससे दूर नहीं रह सकते। उसका असर धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि यहां तक हम पहुंचे हैं। हाँ, मोदी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टर्म है, उसकी ना रैंकिंग भी आती है हर साल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि ये वो देश जहां पर बिजनेस करना बहुत ईजी है, उनके रास्ते में लफड़े नहीं पैदा किए जाते, या उनको रोका नहीं जाता, या उनसे वसूली नहीं की जाती, या उनसे कट नहीं मांगा जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 100% परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को धीरे धीरे सुधारा गया, स्टेप बाय स्टेप। तो आज उस रैंकिंग में भी हम अप हुए। और दूसरा कि कंपनीज को यहां पर राहत दी गई, सुविधाएं दी गई, उनको अश्योर किया गया कि आप न सिर्फ सेफ हैं बल्कि आप सिक्योर हैं, आपका रिटर्न भी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर है, और ये कहीं हम भाग नहीं रहे और आपको इससे फायदा हो। तो जब तक ये भरोसा नहीं आएगा ना, ये 4 चीजें जो मैंने बताई, कोई भी इन्वेस्टर उस देश में क्या किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको इन 4 चीजों का भरोसा नहीं मिलता। मोदी जी ने यह काम किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया, भरोसा बढ़ाया, और चूंकि जब भरोसा बढ़ता है, लोगों को लगता है कि पोटेंशियल उनको नजर आने लगती है, वो थ्रेट फील नहीं करते। पाकिस्तान में कंपनीज थ्रेट फील करने लगी हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की सबसे पुरानी कंपनी जानते हैं आप कौन सी है? लीवर ब्रदर्स शायद, मेरे ख्याल में। मेरे हिसाब से शेल है, पेट्रोलियम कंपनी। अच्छा। जब पाकिस्तान बना था तब से शेल वहां पे ऑपरेट कर रही है, और शायद पता नहीं आपको तो पता ही होगा, शेल छोड़ के जा चुकी करने लगी है जी, मूव आउट कर चुकी है। आप सोचिए कि जो कोई देश जो 76 इयर्स से जो कंपनी आपके देश में काम कर रही थी, आप उस कंपनी को जाने से रोक नहीं सके। ऐसा क्यों हुआ?
76 साल बाद उस कंपनी का भरोसा क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि आपके यहां करप्शन इस कदर हावी है मुजफ्फर भाई, आम आदमी से लेकर और ऊपर आपका प्रेसिडेंट तक, आर्मी चीफ तक, सब करप्ट। सुनने में आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपके देश की बुराई कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जी, तो हकीकत है जो तो इसलिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आई ना, तो 90s से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने शुरू किए और अभी भी हम लगातार उसमें सुधार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उसमें सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ। पीछे की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्रयास किए। इसका असर आज ये है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के करीब पहुंच चुके हैं। और S&P बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका कहना है कि 2030 में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो मैं कहूंगा कि ये भारत के लीडर्स की, लीडरशिप की, सरकारों की और यहां के लोगों की मेहनत है कंबाइन, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के लोगों में पैट्रियटिज्म नहीं है, सिर्फ बोलने भर के लिए होता है कि हम में जज्बा बहुत है, हम में ये है, हम में वो है। नहीं है, आपको रिजल्ट करके दिखाने पड़ते हैं। आज हमने करके दिखाया है। आज हमारे यहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जिनका $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू हो जाता है, उस क्लब में आ जाती हैं। आज हमारे पास 100 से ज्यादा ये कंपनीज, और ये पिछले 4 से 5 साल, 6 साल में हुई हैं, 8 साल में हुई हैं। आप सोचिए क्यों हुई हैं? क्योंकि लोगों ने मेहनत किया है, लोगों ने इनोवेट किया है, लोगों ने इन्वेंशंस की हैं, लोगों ने आइडिया निकाले हैं, उसके लिए सरकार ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए सरकार ने सुविधाएं दी हैं, तब जाकर हुआ है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप में स्टेबल होने के लिए अभी तक तो 76 ईयर्स में कोई लीडर नहीं आया, और मुझे ना आगे ऐसी कोई लीडरशिप में कोई बंदा दिख रहा है जो ऐसा कर पाएगा। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा माजरत के साथ। और दूसरी बात मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड कर सकूं कि मेरी जब इंडियन से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए टैक्स देते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मैंने ये ऐसा नहीं देखा कि जो बोले कि हाँ मैं टैक्स देता हूं। हाँ, मजबूरी से कोई सैलरी बैंक से ले रहा है या कोई ऐसे है, तो वो उसकी सैलरी जब कटती है तो वो कहता है, वो बड़ा चौड़ा होकर कहता है जी मैं अब टैक्स दे रहा हूँ, मुल्क के लिए दे रहा हूँ, लेकिन वो भी मजबूरी से देता है। कोई भी शौक से या यहाँ पर जानबूझ के टैक्स नहीं देता कि कोई ऑप्शन हो किसी के पास तो वो टैक्स चोरी करता। पाकिस्तान के ख्वाह वो एक आम सरकारी मुलाजम हो या हाई लेवल का एक बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी जो है वो एक आम सी बात है। ये भी एक मेन रीजन हो सकती है, जैसे कि इंडियन कंट्रीब्यूट करते हैं वो टैक्स के जरिए भी करते हैं, तो पाकिस्तानी इस चीज से अवॉइड करते हैं। इस चीज मुजफ्फर भाई देखिए, टैक्स की चोरी हमारे यहाँ भी होती है। अच्छा, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना फ्लैट खरीदने गया, तो उन्होंने कहा कि जी सर ऐसा है कि इतने का फ्लैट हो रहा है, और अगर आप हमें कैश में दे दें तो आपका ना 6 लाख या 7 लाख रुपए जीएसटी में आपके बच जाएंगे, आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, आप कैश दे दो। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो कैश नहीं है। बोला कि नहीं, अकाउंट से कैश निकाल के कैश दे दो हमें। मैंने बोला कि वो तो ब्लैक मनी हो जाएगी। अब मेरे से जब कोई पूछेगा कल को, सरकार अगर इनकम टैक्स वाले पूछ ले कि भाई इतना कैश आपने दिया उसका क्या हुआ था, तो मैं फंस जाऊंगा जीएसटी में। बोले कि सर देख लो, आप ही के फायदे की बात है। लेकिन मैंने कहा कि जी नहीं। मैंने कहा क्या फायदे की बात है? अगर मेरे 6 लाख रुपए जीएसटी में जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? जी सरकार के पास जा रहे हैं। मैंने कहा कि सरकार जब मेरे को सुविधा दे रही है, मेरे घर के आगे की सड़क चकाचक है, थोड़ी सी टूटती है, फौरन रिपेयर होती है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, गैस मेरे घर में आती है, कोई सिलेंडर नहीं है सालों से, परिवहन की सुविधाएं बढ़ी हैं, इतना टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे क्या परेशानी है अगर उसमें मेरे जीएसटी में टैक्स चले जाते हैं तो वो सुन के हंसने लगा बंदा। बोला कि सर मैंने देखा है कि आजकल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैंने बोला कि ये तो अच्छी बात है, देश के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये, अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता हमने बहुत फैलाई है। और मैंने कहा ना कि पैट्रियटिज्म जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो जहां पे ये बात होती है ना कि नहीं यार देश को बढ़ाना है, तो हम इसमें ये नहीं सोचते कि नहीं यार कि अपने पैसे बचा लूं तो मैं टैक्स चुरा लूं तो मैं ये कर लूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 100% परफेक्ट सिस्टम कहीं का नहीं होता, हमारा भी नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट मुझे लग रहा है कि आप सबको दिख ही रहा है। बिल्कुल यही फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में जो आप बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर यही केस होता तो वो कैश निकाल के देता और वो ऐसे छुप के वो सारी चीजें, ये सारा कुछ हो जाना था, वो पता भी नहीं चलना था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये फर्क है, यही फर्क है आपकी तरक्की के पीछे और हमारे पीछे रह जाने के पीछे। अच्छा सर, अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि एजुकेशनल जो आपका सिस्टम है या एडवांसमेंट है उसके ऊपर बताइएगा। पाकिस्तान में आज भी अगर हमारा जो सिलेबस है वो पुराना सिलेबस है, वहां पर
या जो इस्लामियात या पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडी पढ़ाया जाता है, वो उसमें वही पुरानी चीजें, हिंदू मुसलमान, ये सारा कुछ बताया जाता है। और जो लेटेस्ट तालीम है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो अच्छी लेबोरेटरीज भी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो ये भी कुछ मेन रीजन है पाकिस्तान के पीछे रहने की वजह और आपके आगे जाने की वजह के आपकी जो एजुकेशन है हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। मुजफ्फर भाई, अगर मैं बात करूं तो चलिए, आज से 76 साल ही हुआ ना, 76 साल पहले पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। आप अगर देखेंगे तो पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन हमारे यहाँ हजारों साल से उसको प्रायोरिटी दी जाती है। गुरुकुल आज से नहीं है, बहुत हजारों साल से, जब से हमारी सभ्यता है तब से है। और हमारे यहाँ हमेशा पढ़ाई को आगे रखा गया। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। जो मेरी सबसे बड़ी बुआ थी, अब वो नहीं रही, तो वो हमारे गांव की मास्टर्स थी पहली। तो सोचिए कि उस समय मेरे परदादा ने मेरी बड़ी बुआ को कहा कि नहीं, बेटी पढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ेगी तो जिस घर में शादी होके जाएगी उस घर की आने वाली पीढ़ी को संवारेगी। तो जिस घर में वो गई शादी होके, वो घर आज बहुत संपन्न है, वहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो आप सोचिए कि आज से 60-65 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको, तो हमारी सोच कहां थी। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान ने जो डिसएसोसिएशन किया ना, कि हम भारत के नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, जो आइडेंटिटी क्राइसिस आप लोगों में है, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो जो दूरी हुई ना, तो दूरी ने क्या किया कि आपके अंदर जो कल्चर था पढ़ाई लिखाई का, वाद विवाद का, वो बहुत सीमित हो गया। और इसकी वजह से आप लोग पिछड़ते चले गए। रिलीजन आप पर हावी होता चला गया। वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कि मुझे तो किसी ने भेजा था, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि आपका जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है उसमें भी रिलीजन घुसा दिया गया है। तो मैं अब इसके बाद में क्या कह सकता हूं मैं इसमें। तो इसलिए जो आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम को मैं सही बताऊं, मेरे नजरिए से वोट बैंक के लिए बनाया गया। आपकी जो सिलेबस है ना आपका, वो वोट बैंक को सोचकर बनाया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी सिलेबस पिछले दो साल पहले चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन हुई है। अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था हमारे सिलेबस में। मतलब आपको जो हमारे अपने हैं, जो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ये आप उस समय थी। आज मेरा बेटा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में 4 से 5 अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने के आपको ऑप्शन है। आपको छठी क्लास से लैंग्वेज चूज करना है, एक फॉरेन लैंग्वेज। जैसे मेरे बेटे ने जर्मन चूज की है, कई लोगों ने फ्रेंच की है, रशियन की है, कुछ ने की है। तो ये हमारे सिलेबस में आ गया है। और ये आप सोचिए कि अब बच्चा जो है वो जर्मन सीख रहा है, वो जर्मन में पढ़ाई करता है, जर्मन चीजें देखता है, उसको समझ आने लगी। तो आप सोचिए कि जर्मनी के कल्चर को वो कितनी करीबी से समझ पाएगा, जो उस भाषा को समझेगा। तो उसका दिमाग और खुलेगा। जितनी भाषाएं हमें पता होती हैं, उतने सोचो कि वो ज्ञान के दरवाजे हैं जो भाषाएं हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना सिलेबस बदलें, चेंज करें। लेकिन आपके यहाँ वो वोट बैंक की है, हमारे यहाँ वोट बैंक नहीं, हमारे यहाँ देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसलिए चीजें ऐड ऑन होती हैं, हमेशा बदलाव होते हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ आईआईटी जब खुले, तो क्या आपके यहाँ किसी को दिमाग नहीं आया कि भारत ने आईआईटी खोला है तो चलो हम भी खोल दें? किसी ने नहीं सोचा। वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं कि भारत ने बम बनाया है, हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। तो आज घास खा रही है ना पाकिस्तान की जनता। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये नहीं क्यों नहीं कहा कि आईआईटी भारत ने खोला है, हम घास खाएंगे लेकिन हम आईआईटी बनाएंगे। ये होता है विजन, ये होती है लीडरशिप। बिल्कुल। अब आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की, तो उनका तल्लक सूबा सिंध से है। अभी भी वहां पर उनकी हुकूमत, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है। वहां पर मैं फिजिकली जाकर आपको दिखा सकता हूं कि सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं कि जिन पर उनके जो वडेरे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और वहां पर अपनी भैंसें बांधते हैं, अपने जानवरों को बांधते हैं, या अपना डेरा बनाया हुआ। वहां पर क्लासेस नहीं लगती, लेकिन टीचर्स को सैलरी उनके घरों में पहुंच जाती। वजह क्या है? वो नहीं चाहते कि उस इलाके के बच्चे जो है पढ़े, या उनके ऊपर फिर पढ़ के बाद में उनके ऊपर सवाल उठाए कि ये इस इलाके के अंदर तरक्की नहीं होने देते, या उनके सामने आकर खड़े ना हो सके। ऐसे सैकड़ों स्कूल है सिंध के अंदर। तो भुट्टो ने जो सोचा था कि हम घास खाएंगे, वो अभी भी अपने सूबे के लोगों को घास ही खिला रहे हैं। वहां पर आज भी नंगे पांव वहां पर लोग फिरते हैं, जूता नहीं उनके पहने, कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं उन्होंने, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो आज भी नारा वही लगाते हैं कि जी आज भी भुट्टो जिंदा है। उनके माइंड सेट पता नहीं कैसा उन्होंने बना दिया है
कि वो भुट्टो को जिंदा बोल रहे हैं और अपने हकूक के लिए बात नहीं करते, ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ना उनको कुछ पहनने को, रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें उनसे छीन गई हैं, और उसके बावजूद वो नारे लगा रहे हैं भुट्टो जो है जिंदा है और बेनजीर जिंदाबाद और जरदारी जिंदाबाद। तो ये माइंडसेट है, ये सोच है उन लोगों की वहां पर। वजह सिर्फ ये कि एजुकेशन नहीं, स्कूल बंद पड़े हैं वहां पर, स्कूल के अंदर तालीम जो है वो नहीं होती। ये आज भी हो रहा है वहां पे। आपके 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 पता नहीं कौन सा न्यूज वेबसाइट है, उसकी एक मैंने हेडलाइन देखी, आप लोग क्या खबरें आई थी कि बड़ी गर्व से लिखा गया था कि भाई पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 1 मिलियन हमने मदरसे से हाफिज पैदा किए हैं। अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वो हाफिज 10 लाख जो निकले हैं, क्या वो पाकिस्तान में कोई इंजीनियरिंग वाला काम कर पाएंगे, कोई कंप्यूटर साइंस वाला काम कर पाएंगे, कोई रिसर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या गर्व इस बात पर नहीं होना चाहिए कि भाई हमने इंजीनियर बनाए, हमने ये स्कूल खोला, हमने ये किया? वो चीजें आपके यहां नहीं होनी। आपकी सोसाइटी में ये चीज घुस गई है, और सोसाइटी से वो चीजों को निकालना मुझे लगता है कि बहुत 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 मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, ये अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी लंबी बातें चलेंगी, लेकिन आपके पास भी टाइम कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, जिस तरीके से बहुत बड़े आपने देखा रोड्स बन रही हैं, बहुत मेट्रोज बन रही हैं, अगर रेलवे की बात की जाए, नई वंदे भारत जो है ट्रेन, वो जबरदस्त, मैं तो बहुत ही तारीफ करता हूं जिस तरीके से उन्होंने वो जाल पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया उन सारी चीजों को। इसका कितना ताल्लुक है भारत की जो ताकत के अंदर, भारत की जो तरक्की के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है वहां पे? देखिए, किसी भी देश की तरक्की में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी कंपनीज आएंगे इन्वेस्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप बिजनेस फैला पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप अपने देश के भीतर भी लोगों को मौका उपलब्ध करा पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना जबरदस्त बन गया है कि अब सोचिए कि पिछले 6-7 सालों से मुझे जब अपने गांव जाना होता है तो मैं ट्रेन का भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं बाई रोड जाता हूं। और मेरा गांव यहां से, जहां पे मैं रहता हूं नोएडा में, वहां से 1000 किलोमीटर दूर है। वाह। सुबह चलता हूं, शाम के 7 बजे 8 बजे तक, 7 बजे मैं घर पहुंच जाता हूं 1000 किलोमीटर दूर। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे देश का रोड नेटवर्क जो है, जो इंफ्रा है, वो कैसा हुआ। 7 साल हो गए मुझे, ट्रेन से जाना छोड़ दिया मैंने, गाड़ी उठाई, निकल गया, पहुंच गया। तो ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ मैं ये रोड की बात नहीं कर रहा हूं, रोड कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त बनी है। आज से 6-7 साल पहले जो पर डे रोड की जो कंस्ट्रक्शन थी, आज उससे 3 गुना ज्यादा पर किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है हर रोज। 7 साल पहले जो थी, आज जो रेलवे लाइन है, जो 7 साल पहले जितनी हर पर डे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही थी, उससे 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है आज। आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 85% जो हमारी ट्रेनें हैं उसको हमने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, बिजली से चलती हैं। कुछ जगहों पे बची हुई है जिसका हम इलेक्ट्रिफिकेशन अभी कर रहे हैं, काम चल रहा है उस पे। थोड़ी दिनों में हमारा एक सेक्शन था वो भी बंद हो गया, बंद हो गया जी। हम आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, बल्कि पीछे जा रहे हैं, जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। अब आपको मैं इसका नेक्स्ट अपडेट बताता हूं। ट्रेनें सोलर पावर से चलने लगी हैं। जो ट्रेन में बिजली आ रही है, अब हमने उसके छत पर सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। तो सोलर पैनल से पूरे ट्रेन की बिजली सोलर पैनल से मिल रही है। तो सोचिए, वहां भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदूषण भी नहीं हो रहा और बिजली भी मिल रही है हमें। ये नेक्स्ट जनरेशन पावर का सोर्स है, ये हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि धीरे धीरे हमने डीजल गाड़ियां को हटा रहे हैं। हम कई कंपनियों ने डीजल गाड़ियां हमारे यहां बनानी बंद कर दी, नहीं मिलती अब डीजल गाड़ी। अब धीरे धीरे पेट्रोल भी हम हटाएंगे, इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे हम। उसके लिए इंफ्रा तैयार हो रहा है, इंफ्रा बढ़ रहा है उसका लगातार धीरे धीरे। पहले मुझे, आज से 2 साल पहले मेरे आसपास इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर बहुत कम दिखते थे। आज 10 में से 5 मुझे इलेक्ट्रिक दिखते हैं। तो सोचिए, इंफ्रा बढ़ा ना। तो हम धीरे धीरे लगातार कर रहे हैं। और इसका जिक्र मोदी जी ने अपनी जो स्पीच है COP UAE के अंदर भी किया था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया इसके ऊपर सोच रही है, और आप वो कह रहे थे कि हम तो इसके ऊपर पहले ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि सोलर पावर में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में आते हैं, टॉप 5 देशों में आते हैं जो सोलर पावर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो हम भविष्य का देख रहे हैं,
हम अभी का नहीं देख रहे, हम भविष्य का देख रहे हैं कि आज हम ये कदम उठाएंगे। मैं आपको कोरिलेट करना चाहूंगा, आज से सालों पहले जब आईआईटी की नींव पड़ी, उसका असर आज दिख रहा है। तो सोचिए कि तपस्या है हमारी कि हमने आईआईटी उस समय शुरू की, उसका रिजल्ट आना अब शुरू हुआ है, पिछले 10 साल में, 15 साल में। तो आपको ना टाइम लगाना पड़ता है, आपको विजन सोचना पड़ता है। आपके यहाँ काम होता है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। हमारे काम चलते हैं सालों आगे के लिए। हमारे पास विजन आज से 30 साल आगे का है। अब सोचिए, पिछली बार मोदी जी ने भाषण में कहा कि जब हमारे देश को 100 ईयर्स हो जाएंगे, आजाद हुए, तो हमें अपने देश को डेवलप कंट्री बनानी है। अब सोचिए, अभी 76 ईयर्स हुए हैं, 24 साल बाद की प्लानिंग हमने देश के लोगों के दिमाग में घुसा दी कि 24 साल में हमें डेवलप नेशन बनना है। तो लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लोगों को एक विजन मिल गया ना कि भाई 24 ईयर्स हैं हमारे पास और हमें डेवलप नेशन बनाना है अपने देश को, और उसके लिए काम अभी से चालू हो गया। तो उसका असर दिख रहा है। तो इसीलिए विजन भी जरूरी है। और उस देश के जो सोशल फैब्रिक है ना हमारा, आप लोग के यहाँ बड़ा कहा जाता है कि जी बड़ा लोग सिख लड़ रहे हैं, तो जी ये लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों पे जुल्म है, तो इस पे जुल्म है, उसमें जुल्म है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं उन सबसे कि अगर ये सारे आपस में एक नहीं होते ना, तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। आपके 4 सूबे हैं, चारों सूबे एक नहीं है। हमारे यहाँ तो 32 हैं, सब मिला बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, एंड तो जो जी 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 बोलिए कंप्लीट करें आप। मैंने वही कहा कि जब तक आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। अब वो प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि भारत में इस पर जुल्म है, तो उस पर जुल्म है, तो इधर है। अरे आज इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, देखो कि जुल्म कहां है। अगर जुल्म होता, कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो इस चीज को छोड़िए। अगर पाकिस्तान को डेवलप बनाना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप भारत को छोड़ दीजिए, भारत के मुसलमानों को भी छोड़ दीजिए, भारत के सिखों को भी छोड़ दीजिए, अपने आप फोकस कीजिए। आज बलूचिस्तान में पिछले 20 दिन से क्या हो रहा है? हजारों लोग सड़क पर हैं। क्या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने वहां की खबर दिखाई? क्या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज वेबसाइट ने एक भी खबर छापी? नहीं छापी। लेकिन भारत में एक अभी निकल जाए कोई रैली, उसकी खबर आपके यहां चल जाएगी। अभी मैं देख रहा था जियो न्यूज के ऊपर एक न्यूज चल रही थी कि कुछ लोगों ने जो है वो हथियार फेंके हैं और जो है वो कौमी धारे में शामिल हुए हैं। और वहां पर पाकिस्तानी मिनिस्टर ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत है। तो नाम हमने आपका ही लेना, जो भी यहाँ पर एक चिड़िया भी अगर मरती है तो नाम वो भारत का ही लिया जाएगा कि वो चिड़िया भी भारत ने मारी है। बिल्कुल, इसी चक्कर में तो देश का बेड़ा गर्क हो गया और वहां की जनता ये समझने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, एंड में आपसे जानूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आप पहले भी बात की आपने कि आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट है आपका, एक पूरी दुनिया के अंदर उसको बहुत ही सराहा जा रहा है और उसके मुख्तलिफ कैंपस भी खुले हैं, यूएई के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर भी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका कितना किरदार है आपकी मुल्क की तरक्की के अंदर? आप सोचिए कि पिछली बार हमने, देखिए आईआईटी इज नॉट आईटी, आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग चीज है। जी। हाँ, उसका एक पार्ट है। अब इसका अंदाजा मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल हमने पूरे दुनिया में $320 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो $400 बिलियन की है। तो करीब करीब हमने, हमारा सिर्फ एक सेक्टर हमने पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर एक्सपोर्ट किया है। अब सोचिए कि ऐसे हमारे पास और भी सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ऐसे ही $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं हो गई है ना। तो बहुत जरूरी है और इसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। आईटी ने मैं इसके लिए कहूंगा कि हमारी सरकारों ने उस समय ध्यान दिया जब लोग कंप्यूटर आने का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर जब कहा जा रहा था कि जी कंप्यूटर आएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा, हमारे यहाँ विरोध हुए हैं इसके लिए। लेकिन तब भी आई थिंक राजीव गांधी की सरकार थी। तो देखिए, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी चीज है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी होती है हमारे यहाँ। तो राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर जब आए, जब उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, विरोध भी हुआ लेकिन तब भी लेकर आए। आज देखिए, आज उसी कंप्यूटर ने क्या कमाल किया है। आज दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहाँ है। आज दुनिया में सबसे तीसरे नंबर की यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहाँ, इंटरनेट की बदौलत, कंप्यूटर की बदौलत। आज हम $320 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट। आप सोचिए। और मैं बता रहा हूं, अगले सीजन में आपको देखिएगा ये आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा, अगले ही साल।
तो ये समझने की बात है कि आईटी ने ना सिर्फ बिजनेस दिया है, आईटी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, आईटी ने आम जनता को भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बना दिया है। मुझे याद है कि जब हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम बढ़ावा देंगे, तो हमारी पार्लियामेंट में हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा था, विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस आईटी की बदौलत आज मेरे गांव में 1000 किलोमीटर दूर जो देहात कहते हैं जिसे, वहां पर जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उस बाजार में भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। 10 रुपए की सब्जी खरीदनी है तो आप क्यूआर कोड पे जाइए, उस बंदे का अकाउंट है, क्यूआर कोड पे पे कीजिए और सब्जी लेकर आइए। तो ये किया है हमने, तो ये आईटी की बदौलत हुआ है। आज आधार कार्ड है हमारा, पूरे दुनिया में इस सिस्टम की तारीफ हो रही है कि क्या जबरदस्त सिस्टम है यार इनका। कोविड में आपने देखा जो कोविड मैनेजमेंट सिस्टम था हमारा, कई देशों ने उसको बड़े सराहा, उसको मांग रहे हैं कि भैया हमें भी दे दो। तो सोचिए कि आईटी की बदौलत हुआ है। तो आम आदमी को भी अब आईटी की अहमियत पता चल गई है और वो उसी हिसाब से काम करता है। आज बच्चे में, मेरा दूसरा बेटा है 4 साल का, वो जितना आईटी में जानता है, समझता है, फोन ऑपरेट करना, फोन ऑन करना, इंटरनेट पर चीजें ढूंढ लेना, अपनी चीज निकाल लेना, मुझे लगता है कि आपके यहाँ का बच्चा 10 साल का बच्चा भी जानता होगा। नहीं जानता होगा। तो ये फर्क है कि जो सोशल फैब्रिक है, समाज में जब चीजें आती है ना, तो वो सारी चीजें जो है ना डेवलप कर रही होती है। तो देखिए अब हमारी जनरेशन अपने आप डेवलप हो रही है, अब उन पे काम करने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा माहौल मिल गया है कि वो अपने आप डेवलप हो रही है अब। तो ये फर्क लेकर आया है आईटी, सोचिए। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त। तो ये चंद पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे और आपके इसके ऊपर जो है विचार अपने देखने वालों को रखे। वो कहते हैं ना कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो हम ये आपसे इसी लिए बात करते हैं कि शायद ये कोई पाकिस्तानी देख ले, कोई पाकिस्तानी हमारा जो पॉलिटिशियन है वो देख ले, हमारा कोई लीडर इस वीडियो को देख ले, तो वो भी अपनी जो विचारधारा है, अपनी सोच है, वो तब्दील करे। वो भी ये सोचे कि हमने जो 75-76 सालों से जो हम इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे ही कर सकते जिस तरीके से भारत ने अपने आप को बेहतर किया, अपने आप को इस वक्त एक लीडिंग पोजीशन के अंदर ले आया। तो यही चंद चीजें हैं कि अगर इसके ऊपर पाकिस्तान फोकस करे और वो नफरतें जो है वो उसको मिटाए और सिर्फ अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए सोचे, तो ये मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ 15-20 सालों में पाकिस्तान भी हो सकता है कि कुछ तरक्की कर सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। बिल्कुल जी, आलोक सर ने बड़ी डिटेल के साथ मुजफ्फर में वीडियो 32 मिनट्स की थी। थोड़ा सा आप भी थक गए होंगे देख देख कर, हम भी थक गए थे। पॉइंट्स काफ़ी निकल कर आए हैं, तो ज़ाहिर बात है कोशिश तो मैं करूँगा मैक्सिमम पॉइंट्स की, मैंने लिखे भी हैं कुछ, तो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करूँ। अच्छा, ये असल में पूरी की पूरी वीडियो थी भाई कि हमारे और पाकिस्तान या इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस है रियल डेमोक्रेसी का। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ नाम की है, और इंडिया के अंदर रियल डेमोक्रेसी है। हमारे 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं और हमारे 3 आइन चेंज हो चुके हैं। हमारे 3 के 4 वजीर आजम असैसिनेट हो चुके हैं। हमारे 3 वजीर आजम जो है नाअहल हो चुके हैं। ये डिफरेंस है। और इंडिया का मुझे कोई है कि इस तरह कोई पता नहीं, अगर कोई सीन है तो मेरे जहन में तो खैर नहीं है, मैंने इतना स्टडी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई ना। पाकिस्तान के 3 मार्शल लॉ, 4 मार्शल लॉ, 4 जंगें, 3 कि हमारी बुक्स में ये बड़ा फख्र से लिखा होता है कि पाकिस्तान की कमान जो है वो आर्मी चीफ ने संभाल ली, मतलब मौजूदा वक्त का जो होता था। तो मुझे पता, हाँ माशाल्लाह के बड़े अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ है। तो लेकिन कि मुझे उसका पता नहीं था भी ये माशाल्लाह होता क्या है, मतलब छोटी क्लास में थे ना, तो अब पता चला कि मुल्क का बेड़ा गर्क ही इन्होंने किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी इंडिया है, ये दुनिया मानती है भाई। अगर डेमोक्रेसी है तो इंडिया इतना डेवलप है। लेकिन इधर एक और बात यहाँ देख लें कि हमारे यहाँ सिर्फ चूरन बेचा जाता है कि भाई हमारा डेमोक्रेट मुल्क है, लेकिन असल में है नहीं। असल में ना असलम भाई, एक और लोग साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, मैं भी यही अक्सर सोचता था और उस पर डिटेल से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, यूएई, दुबई, सऊदी अरबिया, मतलब ये मुल्क जो कतर है, इस तरह कंट्रीज जो है ना वो मतलब ओमान, ये डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जहाँ में इनकी डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेट मुल्क नहीं है,
लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये है कि भाई उन्होंने अपने मुल्क को ऊपर उठाना, ये प्रायोरिटी है। अगर आपका मुल्क रियल डेमोक्रेट भी हो लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये ना हो कि भाई हमने मुल्क को ऊपर ले जाना, तो फिर भी आप बूस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने लोग ने बड़ी अच्छी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इस बातें सुनकर कि ये डिफरेंस मेरे से भी अक्सर ये आता था कि यार इंडिया का मान लिया डेमोक्रेसी है इसलिए वो तरक्की कर रहा है, यूएसए के अंदर भी प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, चले कोई सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन चाइना के अंदर तो इस तरह की तानाशाही है, या सऊदी अरब कर लें, यूएई कर लें, इनके अंदर तो ये डेमोक्रेसी है। फिर भी हाँ, इसका मतलब ये कि उनको प्रायोरिटी उनका मुल्क है। और पाकिस्तान की चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे पाकिस्तान का पीएम हो, प्रेसिडेंट सिस्टम हो, पाकिस्तान की प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान की प्रायोरिटी, मैं ना यार आज किसी यूट्यूबर से सुन रहा था, पाकिस्तान रिटायर्ड जनरल करना किसी मेजर ब्रिगेडियर की मैं बात सुन रहा किसके, उसके पास सारा डाटा था, पाकिस्तान के जो जनरल चाह चुके हैं या जो मौजूदा हैं। हैरान उसने कर दिया, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर बताया था। उसने कहा कि हाँ, मुझे याद आ गया वो टकला सा ना जो पॉडकास्ट करता है पाकिस्तान का, उसके अंदर को बड़ा मंजा हुआ सियासतदान नहीं था, वो कोई आई थिंक बड़ा ऑफिसर रैंक का बंदा था और रिटायर हो चुका था, वो सारी बातें पोल खोल रहा था। उसने कहा कि मुशर्रफ के बैंक के अंदर आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। फिर उसने कहा कि आपके बाजवा के बिलियंस ऑफ डॉलर, उसने फिर नाम गिनवाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे आकर पकड़ लेना। उन्होंने कहा बाहर के बैंकों में आपके जब मार्शल लॉ लगा है, दूसरे ममालिक से आपका स्पेशली यूएसए से आपको पैसे आते रहे और वो आपके जर्नल्स खाते रहे। और उन्होंने कहा कि ये जो बलोचिस्तान के लोग अगवा किए जाते हैं, इनको बेचारों को हेलीकॉप्टर्स पर बिठाकर ऊपर से फेंका जाता है और मूवीज़ वीडियोस बनाकर अपने आका को भेजी जाती है पीछे अमेरिका को, और उस पर उनको डॉलर्स मिलते हैं। ये बड़ा अजीब सा उसने ये बयान दिया था, मैं चौंक गया था। तो कहाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे? यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पैसों की खातिर दे बंद अपने कंट्री के लोग ये तो बात भाई है, ऐसे ही है कि भाई हमारे मुल्क में वाकई पॉलिटिकल इंडिया का देख लें कि इंडिया के वो कतर में जो साबका जो नेवी के नेवल ऑफिसर थे, तो उनकी खातिर कितना उन्होंने मुद्दा उठाया और मतलब अभी भी चल रहा है तकरीबन। और देख लें कि हम अपनी कंट्री में खुद ही मार रहे हैं, कितना फर्क हो रहा है हमें और इंडिया में यार। हमने कभी इंडिया अच्छा, एक पॉइंट बड़ा मुझे ना अजीब शॉकिंग लगा आलोक सर का। उन्होंने कहा कि जो असल है ना इसमें चेंजेस या इनकलाब शामिल है या उनके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, वो कह रहे थे कि वो पीएम मोदी नहीं लेकर आए। वो निर्समा ऐसा कोई नाम था, पीवी निर्समा या इस तरह को नाम वो बोल रहे थे, वो लेकर 1990s की दौर की बात कर। ये बात तो बिल्कुल सच है कि 1990s के दौर के बाद ही ना इंडिया ट्रैक पर आना शुरू हुआ था। तो वो कह नहीं रहे कि पहले हमारे भी हालात कुछ ऐसे ही थे। हाँ। कि हमें जो गोल्ड के रिजर्व थे वो भी अपनी गिरवी रखने पड़े, हालात तो उनके भी ऐसे ही थे भाई। बात सच कर रहे हैं, लेकिन आप देख लें उन्होंने तरक्की की है, आज कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को पहुंचा दिया। लेकिन उनकी ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती कि वो अपने भाई मुल्क को प्रेफर करते हैं, उसको उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो आगे रखते हैं। जैसे वो लोग सर कह रहे हैं कि मैंने एक मकान लेना था, तो मुझे वो कह रहे थे कि आप 6 लाख से बच सकते हैं अगर आप ऐसे ऐसे करें। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर 6 लाख जो जीएसटी दूंगा तो कल को मेरे घर के सामने से सड़क गुजरती है तो वो कम से कम पक्की कर देंगे। जो इतने सालों से मुझे गैस मिल रहा है, मेरे घर में आकर सिलेंडर वगैरह नहीं है, डायरेक्ट गैस आ रहा है, वो सहूलत दे रहे हैं। अगर मैं 6 लाख उनको दे दूं तो मुझे क्या रहा है, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। हाँ, ये सोच होनी चाहिए। और ये सोच अच्छी थी उनकी। मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा लेसन दिया है उन्होंने, बड़ा अच्छा भी देखने वाले हैं उनको, और स्पेशली हमें भाई इससे बहुत अच्छी सीख मिली है। बिल्कुल, ये यकीन कर जाए अगर पाकिस्तानी कोई भी होता, मैं भी होता असलम भाई, उन्होंने 6 लाख बचा, हम में से भी कोई होता तो हमने जरूर बचाना, बिल्कुल बचाना था, क्योंकि उन्होंने कहना था कि भाई 6 लाख बच रहे हैं, हाँ जी। तो सोचे वो अपनी स्टेट का सोच रहे हैं कि हम ये स्टेट बचा रहे ये होते हैं। और गुड यार, लोग सारे हमारी तरफ से यार अच्छा लगा जी आपका पॉइंट। अच्छा, दूसरी जो बात उन्होंने की मुझे वो अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि बुआ यानी कि बुआ की पढ़ी लिखी औरतें, हाँ, कि हमारी सबसे जो पहले टीचर थी वो मेरी बुआ थी और वो हमारी नहीं, वो कह रहे थे कि हमारी गाँव की पहली मास्टर मेरी बुआ थी। गाँव के पहले मास्टर का मतलब ये है कि
उन्होंने मास्टर किया हुआ था, अपने किस में किया हुआ था, इकोनॉमिक्स में जिसमें भी किया था, चलो जिसमें यहाँ के मास्टर डिग्री थी उसकी। टीचर तो थी ना यार, पढ़ाती थी बच्चों और मास्टर डिग्री थी तो यार वो तो मुझे पता है डिग्री का। अच्छा वैसे यानी कि टीचर नहीं थी? नहीं, मिस्टेक है। अच्छा डिग्री यानी कि उनके पास मास्टर की। हाँ मास्टर की डिग्री मतलब कि वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता। एमए कह लें सिंपल। ये भी डिफरेंस था। उन्होंने कहा कि ये तब की बात है जब पाकिस्तान में तो कंसेप्ट भी नहीं होगा अपनी बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने का। लेकिन भाई उन्होंने ये बात भी बड़ी कमाल की है कि भाई हमारे यहाँ जो है ना सबसे ज्यादा जो है वो एजुकेशन को तरजीह दी जाती है, और ये सच है। तो भाई हकीकत भी यही है। और हमें दिखाई भी दे रहा है क्योंकि इंडिया आज जिस मकाम पे जिस लेवल पे है, तो इसका मेरे ख्याल में जितना भी क्रेडिट है उनकी एजुकेशन पे ही जाता है कि भाई वो अपनी एजुकेशन का जो म्यार है ना उनका वो बेहतरीन है। और बातें तो काफ़ी हैं मेरे पास, और भी काफ़ी ज़्यादा बोलने को है। अच्छा फिर एक और उन्होंने एक और डिफरेंस बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के सिस्टम में ये भी फ़र्क है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करप्ट है। करप्ट तो मैं कहता हूँ कि बोरियां भरी हुई हैं हमारी करप्शन की मिसाल मैं दूँ। मेरे एक कोई मतलब कि हमारे गांव की एक बूढ़ी औरत थी, उसके साथ हमारे घरेलू आने जो रस्म थी, तो वो कहीं बेचारी गिरी और उसका ना टांग वगैरह टूट गई, उसका मतलब कोला वगैरह भी टूट गया। तो उसको उसकी तीमारदारी के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल इधर फैसलाबाद गया था। तो मैं करप्शन की मैं मिसाल बता रहा हूँ अभी आपको। हालांकि वो जो इदारा है वो बड़ा समझ लेते फरिश्तों का काम है, जो होते हैं डॉक्टर पर फरिश्ते होते हैं। तो मैं जब उनकी तीमारदारी के लिए गया तो जो दरवाजे के ऊपर मुझे चौकीदार ने रोक लिया। मैंने कहा क्या मसला है भैया आपको? मैंने कहा यार नहीं जाने देना। मैं क्यों, वजह क्या है? मैंने कहा नहीं यार जाने देना। मैंने कहा पैसे दो। मैंने कहा यार तुम्हारी अल्लाह खैर करे, तुम्हारी अपनी तनख्वाह है तो तुम उस तनख्वाह पर गुजारा करो, नहीं तो मैंने तो नहीं देने। मैं कहा नहीं, फिर मैंने जाने नहीं देना। खैर काफ़ी देर हमारी बहस मुबासा चलता रहा, लेकिन मजबूरन मुझे हारना पड़ा। फिर मैंने, हालांकि मुझे शर्मिंदगी ज़रूर हुई थी इससे, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मैं मतलब जाना भी अंदर जाना भी ज़रूरी था। देखिए कि हमारा चौकीदार से लेकर लोग साहब की जो बात है, मैं उस इसके लिए मिसाल है जो मेरे साथ खुद बीती है। चौकीदार से लेकर पीएम तक, जनरल से लेकर नीचे सिपाही तक, इस तरीके से आईजी से लेकर नीचे हवालदार सिपाही तक पाकिस्तान के अंदर करप्ट है। तो कैसे चलेंगे? करप्शन की हमारी रैंकिंग इसका मतलब तो ये है कि भाई जो इंडिया वाले हैं वो अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं, उनको तरजीह देते हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे मुल्क में अपने आप हर बंदा जो है वो अपना पेट देखता है, भाई जहां से मिले, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, वो अपने लिए खींचता है, ना कि मुल्क का कोई फायदा देखता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक तो है। दूसरी उन्होंने कहा कि हम आईटी में, उन्होंने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट बताई, बिलियंस ऑफ डॉलर आईटी की एक्सपोर्ट है। और आईटी की हमें मिसालें कितनी मिल रही हैं, पेटीएम में उनकी ये आदित्य अलवान है, आईटी की ये सारी है ना आगे वर्जन है, आईटी में तरक्की की ये सारी मिसालें ना। आदित्य अलवान है, चंद्रयान 3 है, उसके बाद गंगलयान है, मंगलयान है, पता कितने उनके मिशन चल रहे हैं, उनकी पेटीएम है, उनकी पता कितनी ऐसी चीज़ें जो हमारे तो अभी तक ज़हनों में भी नहीं है, सोच में भी नहीं, जो वो इंडिया आईटी में कर रहा है। बिल्कुल इस तरह ही है भाई। देखें कि हमारे बाकी नाम कभी इंडिया के साथ कंपेयर ना ही करें। ये पूरी वीडियो ऑथेंटिक वीडियो थी। आलोक सर ने ना चाचू ने, आज मैं फिर उनको सर कहूँगा क्योंकि उन्होंने जो ना सच बातें आज की हैं, मुझे पसंद आई हैं, मजेदार थी यार ये पॉडकास्ट, ये पूरी की पूरी वीडियो जी। मतलब कि चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से भी डाल कर आपने अच्छा बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बातें की है जो ऑथेंटिक अच्छी बातें थी, इसलिए मैं जिनको फिर से लोग सर कहता हूँ। चलो खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक था, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।